तो बच्चों अभी तक हमने पढ़े धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में पढ़े हमने लौह, अलोह और अन्य पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों या पत्रण क्रम में पाया जाता है। मतलब ये प्लेट के रूप में, बिल्कुल ऐसे पतली एक प्लेट होती है, उसके रूप में ये पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। मतलब इसको पीट सकते हैं, इतना पतला होता है, इतना बारीक होता है कि इसे पीट के और चादर में इसको बदला जा सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी एक चादर परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। इसकी जो अगर हम परतें लगाएंगे, 1000 परतें भी अगर हम इसकी लगाएंगे तो वो कुछ ही सेंटीमीटर बन पाएगा। तो ये इतना पतला होता है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले, भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च पेरावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विस्वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। मतलब जो अभ्रक है वो किस काम में आता है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ज़्यादा काम में आता है। जो भी मशीनें वगैरह होती हैं, और जैसे वॉशिंग मशीन है या पंखा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये अभ्रक बहुत ज़्यादा काम में आता है। और ये अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए, ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले हमने देखा कि ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाया जाता है। उसके बाद बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी में पाया जाता है। फिर ये राजस्थान में अजमेर के आसपास पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें ये 3 नाम याद रखने हैं: बिहार, झारखंड, राजस्थान का अजमेर और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर। नेक्स्ट, चट्टानी खनिज। अब देखेंगे चट्टानी खनिज में क्या है। फर्स्ट है चूना। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। ये जो चूना पत्थर है किस काम में आता है? लोहे को गलाने के जो भट्टियाँ होती हैं ये उनमें काम आता है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। और ज़्यादातर कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये पाया कहाँ जाता है चूना पत्थर? अवसादी चट्टानों में। आगे यहाँ हम देखेंगे कि किस किस राज्य में कितनी मात्रा में पाया जाता है। देखें, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है 21% राजस्थान में। उसके बाद है 11% मध्य प्रदेश और 11% आंध्र प्रदेश में, 10% छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में 10%, गुजरात में 8%, तमिलनाडु में 8% और तेलंगाना में भी 8%। बाकी सभी राज्यों को मिलाकर ये 13%। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है इसका वो कौन से राज्य में होता है? वो होता है राजस्थान के राज्य में। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा? हमने पढ़ा, खनिजों के बारे में पढ़ा और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इनका उत्पादन कहाँ होता है, ये कहाँ से प्राप्त हमें होते हैं, ये किस किस काम में आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो हमें इसमें याद क्या रखना है? अगर आप नोटबुक ले रखी है आपने तो नोटबुक में आप सिर्फ ये नोट करें कि कौन कौन से खनिज हैं, कितने प्रकार के खनिज हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ से ये हमें प्राप्त होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खनिजों का संरक्षण। देखिए खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। अब खनिज हैं, हर चीज़ में काम में आ रहे हैं तो इनका संरक्षण भी ज़रूरी है। तो हम इसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? खनिज संसाधनों को सुनियोजित व सतत पोषणीय ढंग से
प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। हमें क्या करना होगा कि इसका सुनियोजित और सतत प्रयोग करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं कि अगर कोई धातु या खनिज कोई ख़राब भी हो रहा है तो उसका रीयूज़ किया जाए, उसका पुनर्चक्रण किया जाए, जिससे क्या होगा कि हमारे धातुओं का सदुपयोग होगा और खनिजों का संरक्षण भी होगा। तो बच्चों, अभी तक हम खनिज सारे पढ़ चुके हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, किस किस जगह पर कितना उत्पादन उसका होता है और इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में क्या क्या आते हैं, ये इनको कितने भागों में बांटा गया है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? हमें कोयले से प्राप्त होती है, पेट्रोल से, प्राकृतिक गैस से, यूरेनियम से और विद्युत से प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत दो साधनों में बांटा गया है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विद्युत, ये सब शामिल है किसमें? परंपरागत साधनों में। और जो गैर परंपरागत साधन है उनमें क्या क्या शामिल है? सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब उसमें शामिल होता है। मतलब परंपरागत तो वो है जो पहले से है, जो कृत्रिम नहीं है, जो प्राकृतिक है, और गैर परंपरागत वो है जो कृत्रिम है, जो अब बनाए गए हैं बाद में। यहाँ हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है उनमें फर्स्ट क्या है? कोयला। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ था। अब ये संपीड़न क्या होता है? देखिए, लाखों वर्षों पहले क्या हुआ था कि जो पेड़ पौधे थे वो क्या हुए थे? वो ज़मीन में दब गए थे, ज़मीन में दब गए वो। और जब वो ज़मीन में दब गए तो दाब यानी प्रेशर से ज़मीन में दब गए, और ताप यानी हीट जब वो ज़मीन में दबे तो ज़मीन के अंदर उनको हीट मिली। तो दाब और ताप के कारण वो क्या हुए? वो पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए, जल गए। वो दाब और ताप के कारण वो जल गए और कोयले में परिवर्तित हो गए। उसी को कहते हैं संपीड़न। तो जब उन पादपों का, पेड़ पौधों का संपीड़न हुआ तो कोयला बन गए, और इससे क्या हुआ? कोयले का निर्माण हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोयले के प्रकार के बारे में। देखिए, कोयले कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हम फर्स्ट पढ़ेंगे लिग्नाइट। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होता है। एक होता है, फर्स्ट है लिग्नाइट। जो लिग्नाइट होता है कोयले 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें फर्स्ट दे रखा है लिग्नाइट, जो निम्न कोटि का है, सबसे घटिया किस्म जैसे बोलते हैं, उस घटिया किस्म का कोयला है। ये बहुत ही मुलायम होता है। इसे और मुलायम होता है और ये बहुत ही नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? बिटुमिनस। तो जब जो कोयले होते हैं वो कोयले जब गहराई में दब जाते हैं बिल्कुल, और उनको वो ताप मिलती है उनको, तो वो बन जाते हैं बिटुमिनस कोयले। वाणिज्यिक प्रयोग में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। तो अभी तक हमने पढ़े तीन प्रकार के कोयले पढ़े। पहला था लिग्नाइट, दूसरा था बिटुमिनस और तीसरा था एंथ्रेसाइट। तो इन सब में जो सर्वोत्तम है वो है एंथ्रेसाइट। सबसे ज़्यादा अच्छा सर्वोत्तम गुण वाला है एंथ्रेसाइट, और बिटुमिनस जो है वो वाणिज्यिक काम में आता है, मतलब बिजनेस के काम में आता है, और जो लिग्नाइट है वो बिल्कुल घटिया किस्म का कोयला होता है।
आगे हम देखेंगे कि भारत में कोयले को 2 प्रकार से भूगर्भिक युगों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है गोंडवाना। गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा है टर्शियरी जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। पहला है गोंडवाना, जो भारत में कोयले पाए जाते हैं भूगर्भिक युगों के शेल में, उनके 2 प्रकार हैं। पहला है गोंडवाना और दूसरा है टर्शियरी। तो जो गोंडवाना है वो तो है 2 लाख वर्ष से भी अधिक, और जो टर्शियरी है वो है 55 लाख वर्ष पुराना। गोंडवाना जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, इसके प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। और जो टर्शियरी कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़े भारत में 2 प्रकार के कोयलों के बारे में पढ़ा, पहला गोंडवाना, दूसरा टर्शियरी। और गोंडवाना है 200 लाख वर्ष पुराना और टर्शियरी है 55 लाख वर्ष पुराना। जो गोंडवाना है वो मिलता है दामोदर घाटी में, झरिया, रानीगंज, बोकारो में, और जो टर्शियरी है वो मिलता है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊर्जा संसाधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ से पाया जाता है और ये कहाँ कहाँ किस मात्रा में मिलता है। देखिए, जो पेट्रोलियम है उसकी उपस्थिति टर्शियरी युग की शेल संरचनाओं से मिलती है। मतलब जो पेट्रोलियम है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें टर्शियरी शेल से। टर्शियरी जो हमने अभी पढ़े थे जो 55 लाख वर्ष पुराने हैं, उनसे हमें पेट्रोल प्राप्त होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता भारत के मुंबई, हाई, गुजरात और असम, इन 3 जगहों पर, मुंबई, हाई, गुजरात और असम में पेट्रोलियम पाया जाता है। ये इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक गैस। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। जो प्राकृतिक गैस है जैसे एलपीजी है और ये जो गैस है सीएनजी गैस है, तो ये जो गैसें हैं इन्हें प्राकृतिक गैस कहा जाता है। और इनको अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये कम उत्सर्जित करते हैं, इस वजह से इन्हें अच्छा ईंधन माना जाता है। हम देखेंगे इसके भंडार कहाँ कहाँ हैं। तो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। इसके विशाल भंडार जो है वो कहाँ है? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन की पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग से प्राकृतिक गैस प्रयुक्त होती है। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़न प्राकृतिक गैस में प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। अब ज़्यादातर जो गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं वो किससे चल रही हैं? सीएनजी गैस से चल रही हैं। तो जैसे ऑटो वगैरह हैं वो भी अब क्या इस्तेमाल करने लग गए? सीएनजी गैस इस्तेमाल करने लग गए हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रदूषण भी कम होता है और ये एक अच्छा ईंधन भी है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत। हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में कि ये कैसे उत्पन्न होती है। देखिए, विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है, जिसमें पहला है प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो हमें पता चला पहला जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रवाही जल से, बहते हुए जल से। दूसरा है अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। दूसरा क्या है? ईंधन से। जो ईंधन होते हैं उनको जब जलाया जाता है तो उससे टरबाइन चलाई जाती है और ताप जो होता है उससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहला है प्रवाही जल से और दूसरा है टरबाइन चलाकर ताप से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है।
तो जो हमने पहला पढ़ा प्रवाही जल, उसमें क्या आते हैं, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल, इन सभी से क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। ये है प्रवाही जल। और जो हमने पढ़ा ताप, वो उसमें क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब से ताप उत्पन्न होती है और उसी से क्या होती है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। अब हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। देखिए, परमाणु अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त होती है। जब अणुओं को छोटे भाग में कर दिया जाता है, अणुओं का जो छोटा रूप है वही होता है परमाणु। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। जब अणुओं को परमाणु में बदला जाता है तो काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है उसमें से, और जब वो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या होता है, उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। यूरेनियम और थोरियम, जो कि झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, इनका प्रयोग परमाणु या आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो इनके जो उत्पादन में जो ज़रूरी हैं खनिज, वो क्या हैं, यूरेनियम और थोरियम। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब अणुओं की संरचना को बदलकर परमाणु में बदला जाता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसी ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो यूरेनियम और थोरियम हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं, इनसे क्या होता है, इनसे ही ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। इससे देखिए विद्युत कैसे प्राप्त हो सकती है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, मतलब जहाँ पे गर्मी है ज़्यादा। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पे सौर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। धूप से जो सीधी ऊर्जा मिलती है, जो उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, और उसी से सीधे विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि छतों पे एक सौर पैनल लगे होते हैं, तो जैसे इन्वर्टर होता है उसी की तरह वो शीट होती है जो छतों पे बिछा दी जाती है। तो वो किससे चार्ज होती है, वो धूप से चार्ज होती है। तो जैसे ही उस पर धूप पड़ती है उसमें विद्युत उत्पन्न होता है और उससे ही सभी के लाइट आती है। तो इसी प्रकार से क्या होती है, उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पवन ऊर्जा। देखिए, पवन ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है। देखें, इसकी विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक ये इसकी जो विशाल पेटी है वो यहाँ है। इसके अलावा जो छोटे रूप में पाई जाती है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी ये पवन ऊर्जा के फॉर्म पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है इसकी जो बड़ी पेटी है वो कहाँ है, तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई। और थोड़ा थोड़ा रूप में कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के थोड़े बहुत जगहों पर ही उसके ऊर्जा फार्म हैं। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस किससे उत्पन्न होती है, कृषि अपशिष्ट से, झाड़ियों से, पशुओं से और मानव जनित अपशिष्ट से। ये जो बायोगैस है ये उत्पन्न की जाती है, मतलब सभी प्राणियों के अपशिष्ट पदार्थों से ये बायोगैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्वारीय ऊर्जा। आगे हम पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। देखिए, आप जानते हैं ज्वार भाटा के बारे में। तो जो ज्वार भाटा होता है जो किनारों पर आ जाता है समुद्रों के, उससे भी हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये कहाँ कहाँ से होती है, भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन में, गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं, ये हमें पता चला। कहाँ कहाँ से, खंबात की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से, पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन में और गंगा के डेल्टा में। ये जो ज्वारीय तरंगें होती है उनसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए,
पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर से, ये पृथ्वी है, इसके अंदर से बिल्कुल नीचे ज़मीन में से जो ताप उत्पन्न होती है उससे जब विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे ही कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं देखें। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भूतापीय ऊर्जा को काम में लेने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए कौन सी परियोजनाएं शुरू की हैं? एक तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरी है लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो इसके उचित दोहन के लिए, भूतापीय ऊर्जा के उचित दोहन के लिए 2 परियोजनाएं शुरू की हैं। पहली है हिमाचल प्रदेश में और दूसरी है लद्दाख में। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि भूतापीय ऊर्जा कहाँ शुरू की गई है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, ऊर्जा का संरक्षण हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पढ़ेंगे कि यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, क्योंकि निजी वाहन होगा, खुद का होगा तो वो सबका होगा, सबके होंगे वाहन तो वो ज़्यादा होंगे, लेकिन जो सार्वजनिक होंगे उसमें एक में ही कई लोग बैठकर उसमें सवार हो सकते हैं। इसलिए यातायात के साधनों का सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा खनिजों के बारे में कि खनिज कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ऊर्जा संसाधनों के बारे में, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, किस राज्य में कितने हैं, और ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के बारे में भी पढ़ा। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है आज पार्ट 2 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।